सॉल्यूशन भी मेरे को पता था हम्म और इसके सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे तरीके से किए जा सकते थे, लेकिन सीख रहा हूँ, बल्कि इकोनॉमिक्स भी सीख रहा हूँ। हम्म राइट, मैंने वो मार्केट सर्वाइव किया। 2000 स्पोर्ट्स से जो आपने लेसन सीखे थे, कैसे आपने इन चीज़ों को ओवरकम करा? क्योंकि जैसे आपने बोला, सबसे बुरा समय था वो लोगों के लिए, यस, लोग अपनी जॉब खो रहे थे, किसी के पास जॉब थी तो वो जा रही थी, तो कैसे आपने ओवरकम करा उन सब चीज़ों को उस टाइम पे? तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फायदा मिलता है आपको ज़िंदगी में। लोगों को लगता है कि यू स्पोर्ट, वांट टू डू समथिंग। यस, कूदना पड़ेगा आपको। मतलब आपको अगर तैरना सीखना है तो आप यूट्यूब में देख के तो नहीं सीख सकते। थोड़ा कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको आपको पानी में। पानी में तो कूदना पड़ेगा, जब तक वो एक बार पूरा पानी नाक से अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा खांसी नहीं आएगी, तैरना नहीं। And so that is, there have been many interesting things which we have discussed so far. So we are almost in the end of the interview. Not the interview, like मेरे को ये टर्म यूज़ करना मतलब अच्छा नहीं लगता, बट एक पॉडकास्ट एक सही वर्ड है जिसमें हम हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट। आज मैं अपने एक नए एपिसोड में, एक नए पॉडकास्ट में आप लोगों के सामने कुछ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसी फैसिनेटिंग स्टोरी। आप इंडिया में हर किसी का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब। आज भी हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में कितने सारे एस्पिरेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपनी ड्रीम को चेज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत हाईली रेट करी जाती है। तो क्या होगा, आपको कैसा लगेगा अगर मैं बताऊं कि आपने एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करी, आपको वो जॉब भी मिली, लेकिन ठीक उस जॉब को पाने से पहले आपने वो इंटरव्यू देने आपने सही नहीं समझा और आपने वो अपना वहाँ से अपना कैरियर स्विच कर लिया। तो कुछ ऐसी एक फैसिनेटिंग स्टोरी हमारे गेस्ट की। उसके बाद स्विच करने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, काफ़ी सारे बिजनेस वेंचर्स करे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा, अपना यूट्यूब चैनल रन करते हैं। तो आई होप यू विल लर्न अ लॉट। मतलब दोज हु या हु यू नो वांट टू डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब्स, आई होप दे विल लर्न अ लॉट। सो ज़्यादा डिले ना करते अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज मेरे बीच मेरे गेस्ट हैं, उन्हीं से उनकी जर्नी जानेंगे, उन्हीं से उनकी एक्सपीरियंसेस जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, जैसे कि सारी मेरी जो ऑडियंस है जो अभी तक यहाँ तक बनी हुई है उनको पता है कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया है। तो क्या माइंडसेट था सर जब आपने स्टार्ट करा था? मतलब गवर्नमेंट जॉब हर किसी का ड्रीम है, इंडिया में आज भी ड्रीम है। बैक बिल्कुल। इन दोज डेज वो तो मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो कैसा लगा आपको, मतलब क्या सोचा आपने कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी? घर वालों का कैसा रिएक्शन था, आपका माइंडसेट क्या था? तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। हम्म बिल्कुल सच है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना और गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना काफ़ी फैसिनेटिंग भी है और बहुत लोगों की इच्छा भी होती है। मैं आज भी अपना डिसीजन रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैंने जो है गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू की छोड़ना, जब मैंने छोड़ दिया था। हम्म कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि आप जब किसी इंटरव्यू में बैठे होते हो या कुछ बात कर रहे होते हो या कुछ सुन रहे होते हो तो कुछ आपको क्लिक कर जाता है। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है। अ, तो जब ये एग्ज़ाम क्रैक किया और मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मैंने इंटरव्यू में बैकआउट किया, इनफैक्ट वॉकआउट किया। तो जब इंटरव्यू में बैठा हुआ था तो एक सवाल आया था जो काफ़ी हद तक पलायन के ऊपर था। ओके। राइट। हम देखते हैं कि हमारे गांव के, हमारे देश के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ से हम्म लोग पलायन कर जाते हैं और फिर वो जो गांव है वो अकेला छूट जाता है, धीमे हम्म धीमे करके वो ख़त्म हो जाता है। आज भी स्टोरी सेम है। बिल्कुल। राइट। तो जब ये सवाल पूछा गया, इसका जवाब मेरे मन में तैयार था। राइट। हम्म और सॉल्यूशन भी मेरे को पता था हम्म और इसके सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे तरीके से किए जा सकते थे, लेकिन उस जॉब में रह करके मैं ये सॉल्यूशन कभी नहीं ला सकता था। शायद वो जवाब दे करके मेरा सिलेक्शन हो जाता, मगर वो सवाल मेरा मेरे दिमाग में ना घर कर गया था। तो मुझे लगा कि बाहर हो जाना चाहिए, शायद कुछ ऐसा करूं, पैसा कमाऊं, रिसोर्सेज बढ़ाऊं और भले एक गांव का ही सही, लेकिन हम्म। पलायन रोक दूं। तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था उस टाइम पे? आई मीन, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या रिएक्शन रहा होगा। ऑफ कोर्स बहुत ही खतरनाक रिएक्शन था। आई थिंक दिल तोड़ा लोगों का, तकलीफ हुई होगी उनको, मगर मुझे लगता है कि अपने डिसीजंस अपने होते हैं। And now, like you are currently a associate director in US यस, staffing. Those यस, who know what is US staffing, so they will relate to this topic, यस। definitely. And obviously, not only those, but जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वो ऐसी स्टोरी से रिलेट करेंगे। तो यूएस स्टाफिंग कैसे आपके लाइफ में आई, कैसे आपने यूएस स्टाफिंग में जाने का सोचा,
और कैसी यूएस स्टाफिंग थी बैक इन दोज डेज? 2008 की ये बात है। यस। क्या चैलेंजेस थे, क्या आपको चैलेंजेस, आपका बिल्कुल आप गवर्नमेंट जॉब से टोटली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहे थे, बिल्कुल। तो आप क्या चैलेंजेस फेस करे, कैसी यूएस स्टाफिंग थी उस टाइम पे? ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। तो 2008 2008 का समय था जब मैंने अपना सोचा कि मुझे कोई जॉब तो करना ही पड़ेगा, राइट? यू नीड टू डू समथिंग टू मेक मनी, हम्म। राइट? तो 2008 अक्टूबर के आसपास में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था पुणे में कि एक कॉल सेंटर है, जाके इंटरव्यू दे आ। करना क्या होगा? इंग्लिश बोलनी होगी। वहाँ क्या करना होगा? कुछ नहीं, तू जाके इंटरव्यू दे करके आ, इंग्लिश बोलनी होगी। मैंने कहा तुम जवाब नहीं दे पाओगे मेरे को, मैं खुद ही जा करके देखता हूँ कि क्या होगा। ऐसा करके सिर्फ एक कंपनी थी, पूल सॉफ्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी। मैं वहाँ पे चला गया, इंटरव्यू दे दिया, लकीली हो भी गया, राइट? तब मुझे पता पड़ा होने के बाद कि मेरे को करना क्या है। तो मुझे पता पड़ा कि ये आईटी स्टाफिंग है, आईटी रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री है। यहाँ पे हम यूएस में काम करने वाले लोग या फिर इंडिया में रहने वाले लोग जो यूएस में काम करना चाहते हैं उनको ढूंढते हैं और कंपनीज को सप्लाई करते हैं। तो दिस इज बेसिकली ये यूएस स्टाफिंग। एग्जैक्ट। लाइक अगर किसी को नहीं यूएस स्टाफिंग का टर्म नहीं पता है, तो अभी सर ने एक्सप्लेन करा कि व्हाट इज एग्जैक्टली। बेसिकली यूएस स्टाफिंग। करेक्ट। सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे आपको हर दिन काफ़ी नए लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारा इंटरेक्शन होगा लोगों से, एंड दैट इज़ माई फोर्टे, बात करना लोगों से मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। सैलरी वैलरी के बारे में सोचा भी नहीं था, एंड आई टेल यू, आई मीन यू नो, अभी मैं बता सकता हूँ आपको, 2008 में मैंने 7,000 रुपये से नौकरी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे ये सैलरी वैलरी क्या होगी, आगे क्या ग्रोथ प्लान होंगे, वो समझ में कुछ नहीं आता था। जो काम है ना वो इंटरेस्टिंग होगा, लोगों से बात करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो घुस जाते हैं। और यंग थे तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा था। 2008 अक्टूबर, अगर आपको याद होगा, तो यूएस के अंदर सबसे बड़ा रिसेशन आया था। हम्म। लीमन ब्रदर्स करके जो कंपनी है वो बैंक हो गई थी, गिर गई थी। जब लोग फ्लोर पे भाग रहे थे कि रिसेशन आ गया है, लीमन ब्रदर्स गिर गया है, मुझे समझ में नहीं आया था कि रिसेशन होता क्या, क्योंकि आज तक रिसेशन सिर्फ इन इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ था। हम्म। तो और इंटरेस्टिंग हो गया मेरे लिए कि घुसते से ही इतनी बड़ी हलचल हो गई, इतना सारा कुछ हो गया कि ना ना सिर्फ मैं स्टाफिंग सीख रहा हूँ बल्कि इकोनॉमिक्स भी सीख रहा हूँ, हम्म। राइट? मैंने वो मार्केट सर्वाइव किया। 2008 वाला, एट। which is I think in last 2 decades is most difficult यस। time to go लोगों through. ने नौकरियां खोई, हताश हुए, आई थिंक मेरे को बहुत ग्रोथ मिली उन 2 सालों में। एंड सर एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूंगा, मैंने वो अपने इंट्रो में भी ऐड ना करा हूँ आपके बारे में। प्लीज। आपने एक सर्टेन एज तक आपने प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेला है, यस। आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, यस। तो ऑब्वियस ही बात है आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, स्पोर्ट्समैन भी रहे, तो स्पोर्ट्स का किस तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट रहा, और जब आपने ये डिफिकल्ट टाइम्स देखे तो आपको किस तरीके से स्पोर्ट्स से जो आपने लेसन सीखे थे, कैसे आपने इन चीज़ों को ओवरकम करा? क्योंकि जैसे आपने बोला सबसे बुरा समय था वो लोगों के यस। लिए, लोग अपनी जॉब खो रहे थे, किसी के पास जॉब थी तो वो जा रही थी, तो कैसे आपने ओवरकम करा उन सब चीज़ों को उस टाइम पे? तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा फायदा मिलता है आपको ज़िंदगी में। लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स से सिर्फ हम है ना फिजिकली फिट होते हैं। हम्म। हम ये भूल जाते हैं कि स्पोर्ट्स से ना हम मेंटली फिट हो जाते हैं, राइट? तो मैं क्रिकेट खेलता था, बिल्कुल सही बोला। मैं एक मीडियम पेसर था। हम्म। मेरा काम बेसिकली ये था, अगर आप देखोगे दूर से, कि मुझे बस 20 कदम भागते हुए आना है, हाथ घुमाना है और बॉल फेंकनी है। हम्म। किसी बॉल पे छक्का पड़ेगा, किसी पे एक रन जाएगा, किसी पे आउट हो जाएगा, कोई बॉल वाइड चले जाएगी। 20 कदम ना वो डिसाइड नहीं कर सकते मेरे कि आगे क्या होने वाला है। हम्म। तो आप फेलियर के लिए, खुशी के लिए, दुख के लिए रेडी हो जाते हो, जिसको हम स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं ये जो स्पोर्ट्समैनशिप है ना, और जो आपका खेल है, वो योगा की तरह काम करता है। हम्म। मेरा ऐसा हो गया था, उदास हो बॉलिंग करो, हम्म। खुश हो बॉलिंग करो, हम्म। किसी भड़ास निकाल लिए हैं बॉलिंग करो। हम्म। इतने अप एंड डाउन्स देख लिए ना उस फील्ड के अंदर, और इतनी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती। वो 20 कदम दौड़ते वक्त सोचना पड़ रहा है मेरे को, हम्म। राइट? ये बैट्समैन क्या करने वाला है, बॉल कहाँ फेंकनी है, क्या फेंकूंगा, क्या मारेगा, फील्डर कैसा है, मारेगा तो फील्डर पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, वो 20 कदम में, राइट? तो आपको क्विक थिंकर होना पड़ता है। So you are a associate director as of now यस। in your current company. So does it help, like previously being a sports person? So how do you handle your team? So does it help? एब्सोल्युटली इट डज।
एब्सोल्युटली डस। आज मेरे हाथ में सिर्फ बॉल नहीं है और मेरे को 20 कदम भागना नहीं है, बट हम्म। काम वही है। हम्म। जब मेरे पास काम आता है या मेरी जब टीम है, मुझे उनसे कैसे काम कराना है, कौन सा काम किसको डेलीगेट करना है, कौन कैसे करेगा, अगर उनका काम में उनका फेलियर आ गया तो उनको उसको मुझे कैसे हैंडल करना है। ये आई थिंक ये जो बेस बना, ये शायद स्पोर्ट्स से ही बना। और मुझे कोई ना डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ना ही मुझे अच्छा करने पे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और ना ही मैं अपनी टीम वालों पे भड़कता हूँ, जैसे हम क्रिकेट में करते हैं ना। यार हम्म। किसी ने मैंने बॉल करी, किसी से कैच छूट गया, छूट गया, छूट गया, हम्म। अंडू नहीं कर सकते। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि भाई वापस आएगा, हम्म। कैश ले लेना। प्रैक्टिकल लाइफ में वही कर रहा हूँ। एंड यूजर स्टाफिंग के तो डेली चैलेंजेस हैं, डेली टारगेट्स हैं चैलेंजेस आपके, हैं। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में पैसा, उस इंडस्ट्री में चैलेंजेस भी डेली के हैं। एब्सोल्युटली। एंड तो ऑब्वियस ही बात है सर, ये आपने बताया। सो और जैसे ये कॉर्पोरेट कल्चर में भी क्रिकेट काफ़ी आ गया, स्पोर्ट्स बढ़ गया है, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है इससे हेल्प होती होगी लोगों को, बिल्कुल। स्पेशली जो लीडर्स हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में, तो उनको डेफिनेटली हेल्प होती होगी। यस। एंड सर काफ़ी आपकी फैसिनेटिंग स्टोरी है, और ऑडियंस जान रही होगी या समझ रही होगी कि बहुत सारे क्वेश्चन पे पूछ रहा हूँ, बट मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टोरी ऐसी है और मैं चाहता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। और एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी, एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स आफ्टर फ्यू डेज, बाय लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी। सो एक और चीज़ सर, ये चीज़ें अपने यहीं पे आप यहीं पे नहीं रुके, आपने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करा, यस। स्टॉक मार्केट में उसके बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल करके लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बताया। यस। तो ये कैसा दिमाग में आया, स्टॉक मार्केट पहले से पता था या आफ्टर डूइंग जॉब, और क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे स्टॉक मार्केट में, क्या आपने सीखा? तो बिल्कुल। तो मेरी एक आदत है, मैं खाली समय में ना शांत नहीं बैठ सकता। ये भी मेरे ख्याल से शायद क्रिकेट खेलने के कारण ही एक फितूर चढ़ा हुआ था कि खाली समय है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। हम्म। राइट। तो स्टाफिंग जब करते थे, यूएस स्टाफिंग में जब आए तो वो नाइट शिफ्ट थी। तो शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक आप जॉब कर रहे होते हो। मेरा ऑफिस मेरे घर के मुश्किल से 500 से 1000 मीटर की दूरी पर होगा। राइट। तो जाना आना तो ऐसा है कि उठे, नहाए धोए, सीधे ऑफिस, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं है। सुबह 4 बजे आ गए घर में, या 5 बजे आ गए, 6 बजे पहुंचे, सो भी गए। मैं ज़्यादा सो नहीं पाता हूँ। तो एक पावर नैप ले लिया मैंने 2-3 घंटे के अंदर, आई एम फ्रेश फॉर द डे। राइट, आई एम हम्म। फ्रेश हम्म। फॉर होल डे। क्या करोगे? तो कुछ ना कुछ तो पकड़ना था। तो एक शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया सा मेरे को समझ में आया कि ट्रेडिंग करी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत इन्वेस्ट करना सीख लिया। मैंने ट्रेडिंग सीखी पहले। तो इंट्राडे से स्टार्ट किया। पैसा डाला और खो दिया। ठीक है। लॉस होता है, पहली बार आप जीतते हो, जिसको बिगिनर्स लक बोलते हैं, आपको लगता है बहुत कुछ आ गया, फिर आप पैसा गवाते हो। राइट। किस्मत बहुत अच्छी थी कहूँगा मैं। और आसपास के लोग बहुत अच्छे थे। कुछ ऐसे लोग मिले जो दिग्गज खिलाड़ी थे शेयर मार्केट के, तो उन्होंने समझाया कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। 100 रुपये भी इन्वेस्ट करने हैं तो 100 के 100 नहीं लगा देते हैं। वो 100 को जो है 3 या 4 हिस्से में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा लगाते हैं, फिर दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, फिर आप प्रॉफिट निकालते हो। राइट। तो 2009 का एंड आ गया था बेसिकली, मेरे को पूरी तरीके से शेयर मार्केट में घुसते घुसते। काफ़ी कम पैसों से शुरू किया था। और 2009-10 की स्टार्टिंग में 20,000 रुपये कमा लिए थे मैंने। तो स्टॉक मार्केट से? स्टॉक मार्केट से, वो मेरी पहली कमाई थी स्टॉक मार्केट से। और बाकी मेरी जॉब से ज़्यादा मैं पैसा सेव कर नहीं पाता था। राइट। थोड़ी सैलरी बढ़ चुकी थी, मगर कितनी बड़ी थी वो, 7 की 7.5, 7.5 की 8 ऐसे हो गई थी। तो उससे पैसा नहीं बच पाता था, वो रेंट वेंट में जा रहा था। 20,000 पे इतना खुश हो गया था मैं, बोला सबसे पहले टाइम कुछ बचाया मैंने, तो सेकेंड हैंड पल्सर खरीदी थी। सेकेंड हैंड पल्सर? यस। स्पोर्ट्स बाइक? सेकेंड हैंड पल्सर, जबकि मैं बाइकिंग का शौक नहीं रखता। हम्म। मुझे बाइक्स का इतना शौक नहीं है, बट कुछ घोड़ा गाड़ी चाहिए थी। अपने अपने पैसों से कमा के कुछ तो लेना था। यस। तो 20,000 रुपये कमाए और 20,000 की सेकंड पल्सर खरीदी। यंग एज में सबका एक फैसिनेशन होता है कि एक मेरे पे स्पोर्ट्स बाइक हो, और यस। खासकर अगर खुद के पैसे से लिए तो बहुत उसकी खुशी डबल हो जाती है। यस। तो यहाँ पे भी आप समझो कि जो आसपास के लोग थे, सबने बहुत, किसी ने खुश हुए, किसी को तकलीफ हुई। जो अपने थे ना, उन्होंने मेरे को अच्छे से एक बात समझाई कि हम्म। 20,000 थे और 20,000 की बाइक खरीद दी। हम्म। तुमसे बड़ा स्टूपिड इन्वेस्टर कोई है ही नहीं। ओके। पहला नियम है इन्वेस्टमेंट का हम्म। कि 20,000 अगर आपकी जेब में है तो पूरा थोड़ा ना लगा दोगे। हम्म। तो 20,000 की बाइक खरीदने के लिए एटलीस्ट 30,000 तो जेब में होने चाहिए थे, तब 20 खरीदते।
दिमाग पकड़ लिया वहाँ से। फिर धीमे धीमे वो इंट्राडे से शिफ्ट होकर के मैं अलग अलग उसमें आ गया। अब मैं ये देख रहा था कि तब तो यूट्यूब का इतना प्रचलन नहीं था। नहीं, हाँ। तो मेरे काम चलते रहा, मैं अपना आराम से कर रहा था। फिर एंड इट इज अबाउट द टाइम ऑफ 2010 टू 2012 हाँ, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स यस। फिर तो ऐसा कि मेरा हाथ काफ़ी साफ हो गया था। तो मैंने काफ़ी अच्छे पैसा लगाए। फिर मैंने पोर्टफोलियोज भी हैंड अपना काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो किया। मैंने दूसरों के पोर्टफोलियोज भी हैंडल किए, बनाए काफ़ी अच्छा। डेफिनेटली आई कैन टेक देयर नेम्स, बट दो आर बिग पोर्टफोलियोज, राइट। हम्म, आगे जा जाके जब ये यूट्यूब वगैरह आया तो मैं देखा इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं एकदम हम्म। कि हम आपको टिप्स दे देंगे, आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैंने खुद कुछ ऐसे लोगों से टिप्स लेने की कोशिश करी। ओके। वो तुक्का लगता था उस कि टाइम कभी पे। लग गया तो लग गया, और नहीं लगा तो भैया उनका थोड़ा डूब डूब रहा है पैसा। पैसा तो आपका डूब रहा है, राइट। 50 लोग भी फंस गए और आपने 10-10% भी लोगों से लेना शुरू किया प्रॉफिट का, तो आप तो बैठे बैठे कमा रहे हो तुक्का लगाने का। वो अपना स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं कि देखो हमने 2 लाख कमाए, हमने 20 लाख रुपए कमाए, स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं यार, झूठा। आपको नहीं दिख रहा है कि वो पिक्चर में ऑफ है, मतलब वो गलत पिक्चर लगा के रखी हुई है। हम्म। तो मैंने ना थोड़ा सा एक ग्रुप भी बनाया था अपना, जिसमें 500-600 लोग थे, जिनको मैं फिर सेपरेटली ट्रेडिंग सिखाने लग गया था कि यार पहली बात तो ये ना, वो खेल नहीं है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आज कौन सा शेयर कहाँ जा रहा है, ये वो करके। फिर मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा उसमें रिस्पॉन्स भी मिला। फिर बोला, वो ज़्यादा मैं कैरी किया नहीं फिर, लेकिन तो ये इतना मेरे पास टाइम नहीं बचता था। तो अगर आज के टाइम पे एक कोई 25 साल का लड़का है या 25 साल की लड़की है एंड वही कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं हम्म, और they want to invest something in their stocks and they want to learn something about stock market, हाँ, what would be the basics that they should be thinking of and they should be going with that? So क्या बेसिक्स एंड क्या चीज़ें उनको केयरफुली दिमाग में रखनी होंगी? जैसे आपने भी मेंशन करा हम्म, कि बहुत सारे आज पे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो अपना स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं बड़ा बड़ा अमाउंट दिखा के। कैसे इन सब चीज़ों को वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं? क्या वो पाथ पकड़ें, क्या वो पाथ ना पकड़ें? करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मेरे पास बहुत ज़्यादा एडवाइजेस नहीं है हम्म। 20-25 साल के लोगों के लिए, बट बहुत बेसिक एडवाइसेस हैं। पहला, सबर, पेशेंस। आप एक दिन में वॉरेन बफेट नहीं बनने वाले हो। आप एक दिन में धीरू भाई अंबानी नहीं बनने वाले हो। अंबानी एक दिन में अंबानी नहीं बने, राइट। यस। ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता। ट्रू। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास बहुत पैसा है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, कल 1.5 करोड़ हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का आप शाब्दिक अर्थ समझ रहे हो? इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट, लगाना, लगाओ, और आराम से लगाओ, और घबराओ मत। ज़रा सा ऊपर से मार्केट नीचे गया, घबरा गए, हटाओ हटाओ हटाओ, राइट। तो ये जो घबराहट के साथ अगर खेलोगे तो नहीं कर पाओगे। दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपनी समझो। ये जो मुझे सिखाया गया था ना, ये हम मैनेजमेंट के टर्म से पढ़ते हैं कि हम्म। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कुछ नहीं है। वही जो मेरे को 2009 में वो भैया ने सिखाया था कि 100 रुपए हैं तो उसको 3 हिस्से में बांट ले। पहला 33 रुपये इन्वेस्ट कर, फिर देख मार्केट कहाँ जा रहा है, फिर 33 रुपये इन्वेस्ट कर, और उसके बाद 33 रुपये है, या तो इन्वेस्ट कर या बचा के रख, राइट। यही तो है ना, आप अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है हम्म। बढ़ा रहे हो। ये छोटी छोटी आप ट्रिक्स यूज़ करो, आराम सक्सेस मिल जाएगी आपको। इतनी डेयरिंग कहाँ से आती है सर? 2008 वो बुरा समय, फिर जॉब में भी आप उसी इंतज़ाज़म के साथ, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट भी, एंड देन उसके बाद आपने अपना बिजनेस भी स्टार्ट करा। यस, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब आप यस, बिजनेस भी कर रहे थे। बिल्कुल। तो बिजनेस से क्या सीखा? कैसे बिजनेस का दिमाग में कीड़ा आया? हाँ, हाँ, कैसे मैनेज करी ये सारी चीज़ें? हाँ। डेयरिंग कहाँ से आती है? अपने आप से आती है, राइट। डेयरिंग कुछ नहीं है। डेयरिंग है डिसीजन लेने को, हम डेयरिंग कहते हैं, आपको पता है। मैंने कौन सी डेयरिंग ली? हम्म। मैंने तो किसी ट्रक के सामने खड़े होकर के उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। मैंने छलांग मारने की कोशिश नहीं करी। हम्म। मैंने किसी 6 फुट 5 इंच के आदमी से झगड़ने की कोशिश नहीं करी। आज के समय में क्या होता है, लोगों को लगता है डेयरिंग का मतलब यही है, हम्म। राइट। गलत। डेयरिंग का मतलब है डिसीजन लेना, ओके। और डिसीजन सही गलत नहीं होते। डिसीजन डिसीजंस होते And that I think also, it's coming from the point that you have played the cricket in your earlier life, हैं। यस, and as you mentioned that कि आपको बस बॉल डालनी है, आपको अपना बेस्ट देना है, यस। तो उसके बाद रिजल्ट तो आपके हाथ में भी नहीं है। नहीं है।
तो ये एग्जैक्टली आपने सही। डिसीजन डिसीजन से आज अगर डिसीजन सही हो गया। मैंने किसी को एक बहुत अच्छा वो एक कहानी बताई थी कि विराट कोहली साहब जिस टाइम पे सिलेक्शंस के लिए और मैच खेलने जा रहे थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। यानी कितने लोगों ने कोसा होगा, क्यों जाना है, ऐसा कैसे हो गया, घर में ध्यान नहीं है। उसने डिसीजन लिया, जाना है, सक्सेसफुल हो गए। आज वही डिसीजन को लोग अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं। अगर उसने डिसीजन लिया तो नहीं जाने का, तो भी शायद हो सकता है कि कोई बदलाव ना होता, वो किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ जाता, क्रिकेट में नहीं चलता, तब भी करते। और अगर वो फेल भी हो जाता तो भी क्या होता, तो भी सेम स्टोरी रहती। उसने डिसीजन लिया, उस वक्त डिसीजन, दैट इज कॉल्ड डेयर। एंड लाइक मैंने जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, टेस्ला के जो ओनर हैं, या टेस्ला जो नाम क्या है उनका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका। एलोन मस्क। हाँ, तो टेस्ला के जो ऑनर हैं, या टेस्ला कंपनी के जो रन करते हैं, एलॉन मस्क जो हैं, उन्होंने बोला था कि उनके दिमाग में आइडियाज़ जो आते हैं वो बुक्स बहुत पढ़ते हैं। यस। और वो ये नई नई बुक्स पढ़ते रहते हैं अपने आप को। इवन मैंने इवन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को सुना है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के इंटरव्यूज़ मैंने देखे, तो दे से देख कि वो बुक्स पढ़ के उनके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते हैं। तो आपका क्या है इस पे पॉइंट ऑफ व्यू? आपके साथ भी सेम चीज़ें हैं? कैसे आप नॉलेज को, या कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं किसी नई चीज़ मानने के लिए? करेक्ट। तो आइडियाज कहाँ से आते हैं? बच्चों के दिमाग से। आप देखना, बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि नेवर लेट द किड डाई इनसाइड यू। अपने अंदर के बच्चे को मत मारने दो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों से ज़्यादा क्रिएटिव कोई नहीं है। मेरी बहुत, अभी तो मेरी जो भांजी है ना, बड़ी हो छोटी थी, बहुत छोटी थी, बोलना सीख रही थी ना, तो उसको हम समंदर के किनारे ले गए। पहली बार लहरें दिखाई उसको हमने। तो हमने उसको पूछा कि बच्चे ये क्या है। आप समझ नहीं सकते कि उसने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब क्या दिया। उसको ये समझ में आया कि लहरें बन रही हैं पानी से, तो ये है वाटर। उनका शेप था माउंटेन्स की तरह। तो उसने कहा, मौसा जी ये तो वाटर माउंटेन है। आप इतने क्रिएटिव हो सकते हो? क्या हम्म। आप लहरों को कभी सोच भी सकते थे कि वाटर माउंटेन बोल सकते इस एज में तो डेफिनेटली नहीं। हो? राइट। लेकिन जब बच्चा बन जाओगे ना, तो करोगे। तो आइडियाज किताब से आए। एलॉन मस्क की बात है, उसने रॉकेट बना दिया कि ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही वापस आ जाएगा। हंसी उड़ाई लोगों ने कि नहीं, कार्टून में ही हो सकता है। उसने कहा बन जाएगा, सोचो तो फिर करो, होगा। एंड सर, बैक टू द यूएसएस स्टाफिंग। सो यूएसएस स्टाफिंग में आप लीडरशिप रोल में है यस। फॉर आई थिंक फॉर लास्ट 8 years, एंड यस। फॉर मोर देन 8 years आई बिलीव। समझ सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ यूएसएस स्टाफिंग? आप क्या देखते हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले लोगों को, और क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर कोई 1 या 2 साल का रिक्रूटर है अभी, वो यूएसएस स्टाफिंग में उसने रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो क्या आप उसको मतलब क्या आप एक अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ यूएसएस स्टाफिंग, एंड व्हाट वुड बी द चैलेंजेस, एंड हाउ हाउ वो मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं न्यू चैलेंजेस के लिए? सो करेक्ट। देखो, यूएस स्टाफिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें फिर बहुत अलग अलग आपके डायमेंशंस हैं, या फिर आप ये बोलोगे कि एरियाज हैं। आप या तो हेल्थ केयर में चले जाते हो, आईटी में चले जाते हो। मैंने मेजरली आईटी के लिए काम किया, मैं आईटी के लिए काम करता हूँ। आई कैन टॉक अबाउट आईटी। ठीक है। तो आईटी का मार्केट इज नेवर डाइंग मार्केट, राइट। आप पूरा आईटी की तरफ ही मूव कर रहे हो। तो आईटी का जो मार्केट है वो तो नेवर डाइंग मार्केट है। उसमें अप एंड डाउन चलते रहेंगे, क्योंकि कभी यूएस के इलेक्शंस हैं, कभी किसी कंपनी के फंड कैसे रिलीज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट कभी बेकार चले जाएगा, कभी नीचे है, कभी ऊपर है। ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। जिन लोगों ने अभी स्टाफिंग अगर शुरू करी है, यूएस स्टाफिंग, मेरा उनको बहुत सिंपल सा सजेशन है, राइट, कि स्टाफिंग को सिर्फ आप एक ऐसा रोल मान करके मत चलो कि यार मुझे सिर्फ एक है ना कैंडिडेट उठाना है और क्लाइंट को सबमिट कर देना है, सिलेक्ट हो गया तो पैसा मिलेगा, डॉलर्स। डॉलर्स मिलेंगे। वो तो मिलेंगे ही, अच्छी बात है। बट उससे ज़्यादा है ये जॉब। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू अंडरस्टैंड उस बंदे का प्रोफाइल, उस कैंडिडेट की प्रोफाइल, उस कैंडिडेट की मानसिकता। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है किसी का करियर शेप करने की। आप टेबल के उस साइड में बैठे हो जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, राइट।
आप अपने क्लाइंट के बारे में समझ सकते हो, उसके प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकते हो, नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझ सकते हो। एक आईटी के बंदे को जब एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होता है ना, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आप बैठे बैठे कर सकते हो। सीखे सिखाए बंदे को आपको फ़ोन करना है कि यार एक ऐसा सा जॉब है, ये नई टेक्नोलॉजी है, आपके रेज्यूमे में है, मुझे नहीं आती, लेमन टर्म से प्लीज़ मेरे को समझाओगे क्या? समझाएगा आपको। आप समझो, समझाएगा ना जब आपसे, आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में। यही जो नई चीज़ें सीखोगे ना, यही आपके आइडियाज़ बनेंगे, यही आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे टू डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम स्टाफिंग एज वेल, अगर आपके पास समय है। और यही मेरे साथ होते रहा। मैंने इसके बाद काफ़ी बिजनेस वेंचर्स वगैरह चलाने की कोशिश करी, मैं फेल हुआ, कहीं पे सक्सेस भी हुआ, कहीं मैंने पैसे कमाए, मैंने कहीं पे बना के बेच भी दी कि चलो भाई अब मेरे से रन नहीं हो रही, मैं वो कर रहा हूँ करके। ये आइडियाज़ और ये जो चीज़ आती रहती थी, ये ऐसे ही आती हैं। एंड सर व्हाट आई बिलीव, आई हैव आल्सो वर्कड इन यूएस स्टाफिंग हम्म। एंड मतलब जब आप इस वर्ल्ड में एंटर करते हो इट ओपन्स योर माइंड। यस। अगर कोई यस। एक स्पेसिफिक डोमेन में कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसको उस जॉब के बारे में ही पता होगा। बट यस। एज ए रिक्रूटर, एज ए स्टाफिंग असिस्टेंट, आपको बहुत सारी जॉब्स का आइडिया आ जाता है। बहुत। एंड यू हैव टू बी अप टू डेट अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज बिकॉज बिल्कुल। आपका जॉब ही इससे रिलेटेड, आपको ही नहीं पता तो आप उस पोजीशन को फिल नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। सो आई थिंक इट हेल्प्स यू अलॉट, मतलब अदर चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो आई होप आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसमें। एब्सोल्युटली। 100%। कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है इतनी सारी चीज़ों को जानने के लिए, ज्ञान के समंदर में घुस जाते हो आप। गोता And लगाओ, आगे बढ़ो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अभी तक हमने डिस्कस करी हैं, बट हर एक स्टोरी का एक बुरा पार्ट होता है, हर एक हम्म। स्टोरी के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने सेटबैक्स होते हैं। अपनी लाइफ का आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा, स्पोर्ट्समैन आप रहे, आपने गवर्नमेंट जॉब का एक अच्छा प्रेस्टिजियस एग्जाम आपने क्रैक करा, हम्म। वो आपने स्टार्ट नहीं करा, फिर स्टाफिंग में लीडरशिप में हो। तो एक सेटबैक बताइए अपनी लाइफ का, एंड जिससे लोगों को एक सीख मिले कि अगर कोई अपने करंटली वो चीज़ें फेस कर रहा है या वो फेस कर चुका है और अभी भी उस चीज़ से वो नहीं उभर पा रहा है, नहीं गेट ओवर हो पा रहा है, हम्म। आप एक ऐसा सेटबैक बताइए जो आपको मिला था और उसने लेटर ऑन आपको हेल्प करा आपके कैरियर में। बहुत हैं। कुछ मेजर टू इवेंट्स। Trust me. हम्म। I don't know how would I explain this, हम्म। or whether this would be the right answer to this question or not. हम्म। There was a time, अब मैं अब आपको बहुत डिटेल में लेकर के नहीं बताऊंगा कि बिजनेस क्या था क्या नहीं था करके, बट देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मैंने एक बिजनेस चालू किया, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट बिजनेस दैट आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई टुक ऑल माय सेविंग्स, आई वाज मैरिड, मेरी वाइफ है मेरे साथ में, और मैंने सब कुछ लगा दिया, एंड देन दैट बिजनेस, maybe because of me, because of somebody else, we failed miserably, फेल कर गया बिजनेस। एंड मेरा कंडीशन ऐसा हो गया था एक समय के बाद कि नो सेविंग, नथिंग, एंड आई हैव नथिंग लेफ्ट इन माय पॉकेट। एंड देन दिस वाज द बिगेस्ट सेटबैक। यस। मेरे पास ये था कि मेरे को ये नहीं पता था कि मैं अगले महीने का रेंट कैसे भरूंगा। उस वक्त ये था, उस महीने के लिए जितना राशन था उतना मेरे पास था। यू वर मैरिड दैट टाइम। यस। और थैंक्स टू माय वाइफ, आई मीन, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन। Is it really important to have a good partner, a good understanding partner, between the age of like 22 to 27? And you, I think you married very early in your life, right? ना, Not? नहीं। Okay. मैं तो लेट But शादी किया, मुझे तो लगता है कि शादी करने की तो खैर उम्र जो गवर्नमेंट डिसाइड की उसके ऊपर कभी भी कर लो। अम, किसी भी एज में आपके साथ में जो पार्टनर है ना, उसका समझदार होना और उसका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर अच्छा नहीं है, आप फेल हो जाओगे। पार्टनर अच्छा है, आप फेल हो गए ना, कहाँ से कहाँ चले जाओगे। मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैं आपको जो केस बता रहा था कि जब मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था, आज मैं आपको खुल के बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद उसकी जगह मैं होता, यानी कि अगर मैं लड़की होता और मेरे हस्बैंड के साथ ये होता, मुझे नहीं पता मैं कैसा रिएक्ट करता, शायद भाग जाता। एक अच्छी खासी जॉब होने के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट करा था, एंड उसके बाद ये सब कुछ हुआ, एक अच्छी लाइफ आप लीड कर रहे थे, हाँ। देन उसके बाद ये सारा कुछ होना। हाँ, शायद पहली बार रोया हूँगा मैं उस टाइम पे, जब ये हुआ मेरे साथ में, इतना ख़त्म हो गया था मैं, डर गया था पहली बार।
डरा तो खैर, डरा इज अ रॉन्ग वर्ड, घबरा गया था मैं कि अपना अपने आप को कैसे पालूंगा और जो साथ में है उसे कैसे पालूंगा। तो गया, रूम से निकला हम्म। और रोया अपनी बीवी के सामने। तो बोला, मैंने कहा यार, आई फेल्ड एवरीवन, आई फेल्ड माई सेल्फ एज वेल, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। माई वाइफ वाज लाइक, ठीक है ना धीरज, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन जो भी होगा साथ में होगा। तो मतलब ये बात सही है। मतलब बैक का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, मतलब डेटिंग कोच है यूएस के, उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो दे सेड लाइक कि लोग बोलते हैं कि मतलब डोंट फॉल इन लव, जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड फोकस ऑन द मनी एंड एवरीथिंग, बट वो उसने मेंशन करा कि अगर आप राइट वुमन के साथ हो तो वो लड़की या वो वुमन आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, यस, जस्ट बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट। बट इफ़ एब्सोल्युटली। यू आर विद द राइट पार्टनर, so matlab it's okay to fall in love with someone along with your goals and यस, along with your whatever personal milestone you want to achieve in your life, करेक्ट। right? So it is really important. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्यार में तो गिरना चाहिए, उसके बाद अगर पार्टनर आपको सही मिल जाए तो मस्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम दोनों मिल करके, मतलब उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरे को संभालने वाली मेरी वाइफ ही थी, और मेरे को पुश करके कि नहीं अब ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो बैक टू योर करियर, Mm-hmm. स्टार्ट अगेन, करते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं कि तू नहीं कर सकता है, यू नेवर फेल, यू ट्राइड, इट डिडंट वर्क आउट, दैट्स फाइन। और मैं खुद थोड़ा सा अंदर सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आई थिंक कि मुझे कोई ना पर्सनल मोटिवेट नहीं कर सकता है। आई एम दी ओनली पर्सन जो मेरे खुद को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, और ये सबके साथ में ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। मैं वीडियोस देख के अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं शांत बैठ जाऊँगा, मैं वही 20 कदम भागता हूँ मन के अंदर, हाथ घुमाता हूँ, बॉल फेंकता हूँ, मैं वापस खड़ा हो जाता हूँ। ये स्टोरी आप अभी तक अपने दिमाग में लेके चल रहे हो। यस, सो मेरी ज़िंदगी का सार यही है। so it's really interesting. Like there have been many interesting things which we have discussed so far. So we are almost in the end of the interview. Not the interview, एक मेरे को ये टर्म यूज़ करना मतलब अच्छा नहीं लगता, बट एक पॉडकास्ट एक सही वर्ड है जिसमें आप पर्सनली लोगों के साथ खुल के आप बातें कर सकते हो। बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आई बिलीव, इसलिए मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करा है कि लोगों को उनकी जर्नीज के बारे में पता चले। हम्म, जनरली आजकल हम देखते हैं पॉडकास्ट में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी लाइफ थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल कॉर्पोरेट में जो जॉब कर रहा है वो उससे नहीं वो कर पाएगा, रिलेट नहीं कर पाएगा, हम्म, इवन वो उसको नहीं समझ में आएगा कि उनका अलग माइंडसेट है। एंड बैक टू द कॉर्पोरेट थिंग सर, अगर जैसे आपने इतने सारे एक्सपीरियंस करा, इतनी सारी चीज़ें आपने शेयर करी, अगर आज के टाइम पे कोई कॉर्पोरेट में है एंड ही इज़ डूइंग जॉब और he or she whatever, हम्म, अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट स्टिल दे वांट टू डू समथिंग एल्स इन देयर लाइफ, वेदर इज कंटेंट क्रिएशन, यू आल्सो बीन इन कंटेंट क्रिएशन, यस, स्टिल यू आर इन कंटेंट क्रिएशन, यस, एंड so how they can manage their time and like अगर कोई obstacle आते हैं, how they can follow their passion along with their job, any advices for those young people who are watching us? यस। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ की वर्ड, राइट। अभी टाइम मैनेजमेंट सबकी लाइफ में अलग तरीके से मैनेज होगा। तो मुझे नहीं पता कि किसकी लाइफ में किस तरीके से वो व्यक्ति टाइम मैनेज करता था, क्योंकि ये पर्सनल आपका एक हिसाब किताब है, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है जो मेरे लिए वर्कआउट किया है टाइम मैनेजमेंट, मेरे लिए हमेशा पता है किस तरह काम करता है, गो विद फ्लो और जिद। मुझे पता है मुझे करना है, मुझे अपनी स्लीप रिड्यूस करनी पड़ेगी, मैं करूँगा, राइट। मुझे मेरे पास यही एक तरीका है कि मेरे को स्लीप रिड्यूस करनी है और मेरे को टाइम बच जाएगा, तो आई डू दैट, मुझे करना है, ठीक है। और बाकी जो फ्लो दिख रहा है आपको, आप फ्लो में बहते चले जाओ, ठीक है। कूदना पड़ेगा, If राइट। you want to do something, यस, कूदना पड़ेगा आपको, मतलब आपको अगर तैरना सीखना है तो आप यूट्यूब में देख के तो नहीं सीख सकते। थोड़ा कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको आपको पानी में। पानी में तो कूदना पड़ेगा, जब तक वो एक बार पूरा पानी नाक से अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा खांसी नहीं आएगी, तैरना नहीं आएगा। And so that is true, whatever you have shared. And for a typical Indian society, and like it is true as well, you're earning good in your life and you have achieved a lot, हम्म, which normally एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला जो भी कोई भी है वो ये सपना देखता है कि एक अच्छी कंपनी में जॉब हो, एक अच्छे लेवल पे मैं हूँ, एंड इतने सारे एक्सपीरियंसेस मेरे रहे ताकि मैं ये चीज़ें शेयर कर सकूँ हम्म, अपनी आने वाली जनरेशन को। यस। तो बट स्टिल आर यू सेटिस्फाइड एंड वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर लाइक 5 to 10 years? आपका क्वेश्चन मैं आपको दोबारा पूछ रहा हूँ, आप ये इंटरव्यू में पूछते होंगे बहुत बारी लोगों को। Yes, I do. So, where do I see myself down the line in 5 years?
आपको याद होगा कि हमारा जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो शुरुआत हुई थी कि मैंने 2008 या 2007 में जो गवर्नमेंट इंटरव्यू छोड़ा था वो क्यों छोड़ा था। जवाब में मैंने कहा था कि एक सवाल था पलायन को लेकर के, और मैंने कहा था कि मैं छोटा सा पलायन रोकना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत अब जाके हुई है, 1-2 साल पहले। ओके। ठीक। हमारा ये मैं मेरा जो मूलभूत है, वैसे तो मैं पैदाइशी मेरी महाराष्ट्र की है, मुंबई की, मेरी अपब्रिंगिंग मुंबई की है, बट जो मूलतः मैं निवासी हूँ कहना चाहिए, जहाँ के मेरे माँ बाप हैं वो है उत्तराखंड। ओके। ठीक है। वैसे तो हम कुमाऊँ के हैं, बट मैंने अभी एक छोटा सा जगह लेकर के छोटा सा फार्म डेवलप किया है जो कि पौड़ी के पास है। सबसे ज़्यादा प्लान जो होते हैं ना हमारे पहाड़ों के गांव से होते हम्म। हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक गांव का ही सही, मगर वहाँ पे कुछ रोज़गार पैदा करूँ, फार्म के तौर पे वहाँ पे कुछ लोग आएँ, पेड़ उगाऊँ, वहाँ पे खेती वापस चालू करवाऊँ। मैं तो खुद खेती नहीं कर सकता, तो करना पड़ेगा लोगों को जो अपनी खुद खेती छोड़ के बैठे हैं, क्योंकि उनसे उनको कमाई नहीं होती है। हम्म। मेरी जिम्मेदारी है मैं आगे उसका क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन मैं रोज़गार वहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्कूलों को वापस वहाँ से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि गांव का बच्चा बाहर जाके 15,000 की नौकरी करने से अच्छा गांव में रह के 10,000 की नौकरी करे, माँ बाप के साथ रहे। एंड वो बहुत है, इनफ है आज के टाइम पे भी। यहाँ पे अगर कोई 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो क्या सेविंग करेगा महीने में? एग्जैक्टली। तो विच इज़ गुड, एंड आई थिंक इट्स अ रियली नाइस इनिशिएटिव। यस। एंड आई तो बिलीव कि मतलब जिसने भी ये लाइन सुनी आपकी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे उत्तराखंड के जो यहाँ पे हैं, बड़े बड़े लेवल पे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। एंड उनसे भी बात करो पर्सनल लेवल पे, बैक मतलब कहीं पे बैठो या शादियों में जो लोग मिलते हैं, या जो हमारे पहाड़ों में पूजा होती है, तो वो भी रियली उनका भी एक कंसर्न है कि पहाड़ों में पलायन हो गया। तो आपने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि अगर यस। वो लोग भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, मे बी जो आज भी जो यूथ थोड़ा बहुत बची है, तो वो ये चीज़ें स्टार्ट करें, मे बी वो बहुत सारी चीज़ें में हेल्प कर सकते हैं। और मे बी सम टाइम ऐसा होगा, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करेगी यस। एंड एक इनिशिएटिव लेगी कि हाँ ये लोग कर रहे हैं, तो लोगों को ऐसा करना बिल्कुल। चाहिए। बिकॉज अच्छा लगता है जब आप जाते हैं अपने गांव में, जी। कि जो भी मेट्रो सिटी में रह रहा है और गांव से आ रखा है, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, एंड नॉट इज इट्स नॉट अबाउट उत्तराखंड, मतलब यूपी बिहार में भी है जहाँ पे माइग्रेशन अभी भी होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होता है। तो उन्हें ये करना चाहिए। आप अपने आसपास में हो रहे छोटे से माइग्रेशन को रोक सको तो आप ज़रूर रोको। मैंने भी एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया जो आपको मैंने बताया, और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। गांव के प्रधान हैं, तमाम बहुत सारे वकील लोग हैं। तो जो आपका सवाल था कि वेयर डू आई सी माई सेल्फ डाउन द लाइन इन 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में शायद एक नहीं, कम से कम 3 गांव के लोगों का प्लान रोक। उसी एरिया के गाँव के पास में कोशिश लोकेशन करूंगा काफ़ी पूरी। अच्छी है। तो ज़रूर अगर 5 साल बाद दोबारा एक इंटरव्यू होगा, आपके फार्म पे ही वो इंटरव्यू होगा। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सारे इंसाइट्स आपने दिए। आई होप ऑडियंस काफ़ी कुछ सीखेगी। जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है, एक जो भी एक 20-25 साल की एज में, नॉट इट्स नॉट अबाउट 20 to 25 ईयर ओल्ड पर्सन, बट जो भी इस चीज़ को देख रहा है, इतना सारे सर ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, हमारे बारे में हमसे बातें करी, अपने सारे एक्सपीरियंस को सीखे। आई होप एवरीबडी विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। So thank you so much for coming in my show, sir. थैंक It's यू really सो मच been a फॉर pleasure हैविंग मी talking to you, हियर। pleasure learning from you. Thank you सेम so much, हियर। sir. थैंक Okay, यू। so बाय। thank you so much guys, अगर आप यहाँ तक आए हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और आपको मैं ट्राई करूँगा, आई गिव माई बेस्ट कि मैं ऐसी स्टोरीज आपके सामने लाऊं। और मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आपकी पुरानी मेरी पुरानी वीडियोस में बहुत सारे फीडबैक्स मिल रहे हैं। मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, और आप लोगों के लिए भी मुझको देखना नया एक्सपीरियंसेस है। तो वी विल लर्न टुगेदर, और आई होप अगर मैं 2 साल बाद पॉडकास्ट बना रहा हूँ, आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस होगा, मेरी लाइफ में भी कुछ चेंज हो रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।